हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हम अपनी ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज जहाँ पे हम बेसिकली MPPSC GS पेपर 2 मेंस जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें भी अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूँ तो पार्ट बी का हम यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, दैट इज ऑल टॉक अबाउट सोशल एंड हेल्थ इश्यूज। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन को हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर बेसिकली क्या होता है, इन सब चीजों के लिए हम आज की क्लास में जो है हम ये सब कवर अप करेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में अगर क्वेश्चंस आए हैं तो उसका हम थ्योरेटिकल जो है व्यू लेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। राइट, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर जो ऑन गोइंग हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, उसका कंटिन्यूएशन लेक्चर नंबर 48 है फॉर यू, प्रेजेंटेड बाय मी आर्ची साहनी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे MPPSC के मेंस के सारे सब्जेक्ट्स, लाइक अगर हम बात करें GS पेपर 1 से GS पेपर 6, जैसे कि अभी हमारा GS पेपर 2 पार्ट बी चल रहा है, तो हम इन सबको कवर अप कर रहे हैं ताकि एक हमारी एक होलिस्टिक वे में हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। राइट, और ये जो अगर हम पैटर्न की बात करें तो अपना ये जो MPPSC का मेंस का पैटर्न होता है, दैट इज ऑल इन अ सब्जेक्टिव फ्रेम। इट मीन्स कि आपको वहां पे प्रीलिम्स जैसा नहीं कि आपको वहां पे 4 में एक आंसर टिक करना है। हियर यू हैव टू राइट इट इन अ रिटन टेस्ट। आपको वहां पर रिटन फॉर्मेट में पूरे टेस्ट को जो है प्रोसीड करना पड़ता है और एक होलिस्टिक व्यू में एक सॉल्यूशन देना पड़ता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पूरा थ्योरेटिकल व्यू से जो है चीजों को समझते हैं, अच्छे से उसकी डेफिनेशन समझते हैं, है ना, ताकि आप अच्छे से अच्छा अपना मेंस का एग्जामिनेशन को दे सकें। वाइल यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, वहां पे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, अच्छे से पैराग्राफ राइटिंग या हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, प्रोज कॉन्स क्या होने चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है उसके आंसर लिखने का, ये सब चीजें हम इसी लेक्चर्स में यहीं पे समझ लें, इतना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लें ताकि वहां पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो दिस इज ऑल होलसम टारगेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे MPPSC के मेंस में GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक जो है पेपर्स होते हैं, और इन सारे के लिए, इस सारे पेपर्स के लिए आवर टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ द वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स सीरीज। और मेन चीज इस लेक्चर की ये खास बात है कि ये पूरा जो अभी MPPSC का लेटेस्ट सिलेबस आया है 2020 में, उस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पूरी लेक्चर सीरीज आपके लिए रन की गई है। चाहे फिर हम अपने नोट्स की बात करें या फिर ये अपने वीडियो लेक्चर्स की, है ना, तो दोनों ही कोर्सेज हमारे अप टू डेट है अकॉर्डिंग द सिलेबस, जो कि MPPSC 2020 में, चाहे फिर जो बच्चे मेंस में अपीयर होंगे या प्रीलिम्स में अपीयर होंगे, काफी कुछ सिलेबस में फेरबदल हुआ है। उन सबको नोटिस करते हुए जो चीजें नई ऐड हुई हैं उनको भी हमने इंक्लूड करते हुए पूरे लेक्चर्स को आपके लिए फिर से रेडी किया है। और बाकी ये हमारा सिलेबस पार्ट है। वैसे तो मैं कई बार इसको इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुकी हूँ, बीच बीच में भी बताती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताऊंगी क्योंकि ड्यू टू आर लेक्चर टाइमिंग भी, लेक्चर की टाइमिंग भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं हो कि हम हर बार जो है इंट्रोडक्शन ही समझते रहे, सिलेबस ही समझते रहे। राइट, इतना मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कोई भी सिलेबस, कोई भी पार्ट अगर पढ़ रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस काफी अच्छे से पता होना चाहिए। राइट, तो यूनिट 1 जैसे कि पार्ट बी में 5 यूनिट्स है, जिसमें कि फर्स्ट हम कवर अप 1 to 4 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, लाइक डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटल एंड कल्चरल डायमेंशन, ये सब अपन कवर कर चुके हैं। एंड राइट नाउ हम क्या कवर कर रहे हैं, सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, जिसमें कि अभी आज के लेक्चर में हम हेल्थ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट से डील करेंगे। राइट, और दिस इज समथिंग अबाउट मी, जो कि आप खुद से जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड हमारा एट लास्ट डिफरेंट कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म में आपके ईज के लिए जो है अवेल कराए जा रहे हैं आपको। लाइक अगर मैं बात करूं अभी जो आप करेंटली जिसे गो थ्रू हो रहे हो, दैट इज ऑल हमारा GS पेपर 1 से GS पेपर 6 का मेंस की लेक्चर सीरीज, जो भी मेंस में 2020 MPPSC में अपीयर होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी लेक्चर सीरीज है। ऐसे ही प्रीलिम्स स्पेसिफिक 2020 MPPSC प्रीलिम्स 2020 स्पेसिफिक भी हम कोर्स हमारा अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर कोर्स है ये पूरा। वैसे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेंस के हम प्रैक्टिस टेस्ट और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। सेम प्रीलिम्स स्पेसिफिक मॉक टेस्ट सीरीज आर आल्सो अवेलेबल। मेंस के हम प्रीवियस ईयर्स के आंसर राइटिंग डिस्कशन और एट लास्ट कंप्लीट नोट्स भी GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक जो है प्रोवाइड करते हैं। और इन सारे कोर्सेज में एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज द रेफरल कोड, दैट इज TRG137। फाइन, हियर इज माय रेफरल कोड TRG137। एंड अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में, दैट इज www.straight0.in में कोर्सेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेरीज को 1 to 1 डिस्कस करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि
हेल्थ केयर सेक्टर होता ही क्या है, हेल्थ केयर क्या होता है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा ये कुछ हेल्थ केयर के इक्विपमेंट्स हैं, ये डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है ना, इक्विपमेंट्स आपके, कुछ आपकी एप्लीकेशंस, आपका हेल्प डेस्क वगैरह हॉस्पिटल की कैसी है, आपका स्टैटिस्टिकली डेटा कैसा है, मेडिसिनल पार्ट भी अगर हम देखें तो मतलब ओवरऑल कंप्लीट जो है सारे इक्विपमेंट, सारी मशीन, सारे अप्लायंसेस, सारे डॉक्टर फैसिलिटीज सब सबको एक अगर हम कंसाइज बॉक्स में रख के देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर बोलते हैं। फाइन, इज इट फाइन? तो हम इसको देखते हैं क्या होता है। सो हेल्थ केयर कंप्राइज ऑफ लाइक, जैसे कि पूरा सिनेरियो है हमारा क्या है, हॉस्पिटल का सिनेरियो। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल ही आ जाएगा, फिर मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स की कोई भी अगर मेडिसिन है तो ये नहीं कि सीधा ही ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है, उसको पहले क्लिनिकली लेबोरेटरी ट्रायल, फिर उसके बाद एनिमल्स में किया जाता है, उसके बाद फिर आपका ह्यूमन इंटरेक्शन होता है किसी भी मेडिसिन का, किसी भी डिवाइस का। आउटसोर्सिंग, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जो है, कहीं तक या एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना। टेलीमेडिसिन, आपका मेडिकल टूरिज्म, इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये सारे आपके हेल्थ केयर में आते हैं। सो इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ ब्रिस्क पेस ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग कवरेज, सर्विसेज, इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था कि पब्लिक में हम धीरे धीरे, हमारा टारगेट है 2025 तक कि हमें 5% ऑफ द GDP इंक्रीज करना है। तो जैसे जैसे हमारा फंड या एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेंथन होगा हेल्थ केयर सेक्टर, सर्विसेज बहुत अच्छी स्मूदन होंगी और भी ज्यादा हम फैसिलिटीज को एक ब्रॉड वे में लोगों तक प्रोवाइड कर सकेंगे, है ना। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर तो बहुत अच्छा स्मूथली चल ही रहा है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है, एज अ पिलर जो है रोल करता है। Thus, healthcare has become one of the key sector in terms of revenue and employment in India. राइट, अगर हम नेक्स्ट बात करें, इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 कंपोनेंट्स, लाइक जैसे कि बात किया कि पब्लिक जो कि गवर्नमेंट डील करती है और प्राइवेट जो कि आपकी बड़ी बड़ी MNCs या पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टर या पर्टिकुलर कोई मेडिकल लाइन में ही है, उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोल लिया। डॉक्टर्स भी आजकल डायरेक्टली अपने हॉस्पिटल, बड़े बड़े क्लिनिक्स खोल लेते हैं, तो प्राइवेट इंडल्जमेंट। सो ये हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स के 2 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं पब्लिक डिलीवरी सिस्टम की बात करूं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये 3 लेवल की आपकी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, हेल्थ केयर सेट फैसिलिटीज होती है। लाइक प्राइमरी आपकी रूरल एरिया में होती है, सेकेंडरी एंड टर्सरी आपके टाउन्स और सिटीज में डेवलप होती है। और ये पूरा कंट्रोल कौन करता है? दिस ऑल कंट्रोल अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो इसीलिए पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को और स्मूदन कराना, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, गवर्नमेंट की हेल्थ केयर पॉलिसीज, मेजर्स को और अच्छा करना, मतलब हमारे ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, वो बूस्टअप करेंगे, राइट। ऐसे ही हमारा जो है सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सर्विसेज में जो है आपका प्राइवेट सेक्टर भी इंडल्ज है। बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर आपका रूरल एरिया में, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट अगर इंडल्ज है मतलब वो उस अपना प्रॉफिट मार्जिन, एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो शुरुआत के कुछ साल तो चलता ही है, तो वो डायरेक्टली रूरल में, क्योंकि रूरल में आपको बहुत ही ज्यादा एसेसिबल हेल्थ को बनाना पड़ता है, इजीली जो है लोग जो है कम पैसों में जो है हेल्थ फैसिलिटीज कर ले, लेकिन अवेल कर ले, लेकिन हेल्थ काफी ज्यादा जो है बोलना चाहिए कि कॉस्टली पड़ता है आज की डेट में, है ना। इक्विपमेंट्स और सब कुछ, डॉक्टर की फी, ये सब देखते हुए तो प्राइवेट सेक्टर इसलिए बहुत ज्यादा रूरल एरिया में इंडल्ज नहीं करता है खुद को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररी हॉस्पिटल ओरिएंटेड टेक्नोसेंट्रिक मॉडल ऑफ हेल्थ केयर took early roots, building urban hospitals, so public investment enjoyed primary over strengthening community based family health care centers। तो ये सारे आपके क्या है, कुछ फैक्चर्स हैं जो कि आपका हेल्थ केयर को, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उन लोगों को और अच्छी स्मूथनिंग पॉलिसीज बनाने के लिए जो है फोकस करने को बोलता है, राइट। अगर हम बात करें अलॉन्ग साइड दिस अ प्राइवेट सेक्टर विथ रैम्पेंट एंड रेगुलेटेड ड्यूअल प्रैक्टिस सिस्टम, लाइक अगर डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट साइमल्टेनियसली फ्लरिश, मतलब डॉक्टर का अपना प्राइवेट क्लिनिक भी होता है या कहीं और भी अपनी प्राइवेट सर्विसेज दे रहे होते हैं, और पब्लिक में भी गवर्नमेंट और डॉक्टर भी होते हैं वो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, तो और वो लोग क्या होते हैं, फ्लरिश्ड होते हैं। दिस अलाउड डॉक्टर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ पावरफुल ग्रुप हेल्ड टुगेदर बाय हर कोहेरेंट इंटरेस्ट। कई बार इसीलिए फिर डॉक्टर्स वगैरह हड़ताल पे भी चले जाते हैं जब उन वो लोग को गवर्नमेंट से कुछ काम कराना होता है या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज मेजर से उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो फिर सारे डॉक्टर्स का भी एक पूरा
ग्रुप बहुत हेल्दी ग्रुप बन जाता है. So this influential doctor community which saw a lucrative future in super specialty medicine buttressed the technocentric approach which also happened to concur with the taste of affluent and middle class. तो इसकी वजह से डॉक्टर के जो ग्रुप है धीरे धीरे इतना ज़्यादा मेडिकल वैसे ही कॉस्टली हो रहा है, तो ये ना हो कि मिडिल क्लास जो मीडियम जो ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ही अवेल ना कर पाए या फिर बहुत मतलब अवेल करने में भी उसको कर्ज वर्ज लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है. तो इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि बिफोर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर्स को भी कोई डॉक्टर एथिक्स को फॉलो करना होता है. तो ये सब चीजें भी डॉक्टर्स के अंदर इजिली जो है अच्छे से इनकलकेट होनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरह ना सोचे, वो थोड़ा पब्लिक या फिर अपना सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो को भी इंडिया के देखते हुए ही प्रोसीड करे. तो ये कुछ हमारे हेल्थ केयर के फ्लॉज हैं. वैसे कि अगर हम बात करें, लाइक दिस ट्रेजेक्ट्री ऑफ इवेंट हैज एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट डे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, और ये एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है अगर हम करंट इंडिया के हेल्थ केयर के जो सेक्टर है उसको देखें. कुछ हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि कितना जो है डॉलर हम इंडिया पर्टिकुलर करेंसी खर्च करता है, कितना रेशियो है हेल्थ डॉक्टर पेशेंट रेशियो आपका कितना है ना. सो इंडियाज हेल्थ मार्केट आपका जो है विच वर्थ ऑफ अराउंड $100 बिलियन विल लाइकली टू ग्रो आपका 23% टू $280 बिलियन बाय 2020. अभी प्रेजेंट में एक्सपेक्ट किया गया है ये आपका कि 280 बिलियन का ये जो पूरा आपका हेल्थ केयर सेक्टर है वो बढ़ जाएगा और 23% से ये ग्रोथ करेगा. इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अराउंड जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी है, लाइक पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स है, कंपाउंडर है, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स ही है स्पेसिफिकली, तो एम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा जनरेट कर रहा है. तो 4% ऑफ द पॉपुलेशन जो है आपकी इंडल्ज होगी इस हेल्थ केयर फील्ड में, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है. अगर हम करेंटली इंडिया का डॉक्टर पेशेंट रेशियो देखें तो वो आपका कितना है, 1 डॉक्टर इज टू 1700 पेशेंट्स. हर 1700 पेशेंट पे जो है 1 डॉक्टर अवेलेबल है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में तो काफी कम है. सो इंडिया टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज 4.1% ऑफ इट्स GDP, जो कि मतलब टोटल हेल्थ केयर है, जिसमें से अपना 1.25% या फिर 1.2% ही तो पब्लिक है. बाकी तो देख रहे हैं आप करीब 3% अराउंड नियरली जो है वो आपका प्राइवेट इंडल्जमेंट है, प्राइवेट जो है आपका पार्टिसिपेशन है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. तो इंडिया को ये भी सोचना चाहिए कि आपका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा तभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल हो पाएंगी इंडिया के लोगों को, है ना. प्राइवेट जितना इंडल्ज होगा तो महंगी पड़ेंगी आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज. तो आपके जो अंडर डेवलप्ड आपके डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है उनको भी देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए जो है पब्लिक को एक्सपेंडिचर, या फिर पब्लिक की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर पार्ट आपका ओवरऑल GDP में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी काफी ज्यादा इवन अपन से भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब डेवलपिंग जो ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी 8-10% खर्च करती है अपना ओवरऑल GDP का, तो हम तो इंडिया से 1.2% की खर्च कर रहे हैं. तो दिस इज वेरी मतलब बोलना चाहिए कि कम है एज अक्रॉस द वर्ल्ड. अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में, क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना. सो पॉपुलेशन, सबसे पहले तो मेन चीज पॉपुलेशन, जैसे कि अपन ने पॉपुलेशन एंड हेल्थ में भी पढ़ा कि सबसे बड़ा जो अपना रैम्पेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है हमारे हेल्थ सेक्टर्स का. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लाइक हमारा जो जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि हमारा इतना ज्यादा रैम्पेंट इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अपने इंडिया की है ना, 760 मिलियन इन 1985, और अभी तो अभी 125 करोड़ हो रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका कि हम इतना ज्यादा हेल्थ सेक्टर में या फिर हम एजुकेशन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बात करें अपने इंडिया की, तो हम इतना ज्यादा बूस्टअप नहीं कर पा रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं. तो एट लास्ट क्या होगा, वही जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि वो पॉवर्टी ट्रैप, आपका मॉल न्यूट्रिशन, हैंगर, इन सब चीजों में हम इंडल्ज हो सकते हैं, राइट. तो इन सब चीजों में हमें इंडल्ज नहीं होना है. उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी आपकी पॉपुलेशन को एक अच्छे रिटार्डेड मोड में, एक एक्यूरेट मोड में जो है ग्रोथ करनी है, ताकि एक पॉजिटिव साइड भी हम देख सकें पॉपुलेशन का. ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, सो द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इनफ टू सर्व द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. द पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट
आर अंडर फाइनेंस एंड शॉर्ट स्टाफ। जैसे कि हमने बात किया कि जो फंड वगैरह है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर है आपका ओवरऑल, वो काफ़ी कम है। कई बार तो देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट्स को भी, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनको भी पर्टिकुलर टाइम टू टाइम, या पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा अंडर फाइनेंस है। शॉर्ट एंड स्टाफ है, लाइक अगर देखें डॉक्टर पेशेंट रेशियो तो आपका 1:1700 है, मतलब 1700 पेशेंट्स पे या पॉपुलेशन पे अगर ओवर हम देखें तो आपका एक डॉक्टर है। सो इंडिया कंपेयर्स अनफेवरेबली विद चाइना एंड यूएस इन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल, बैड्स, नर्सेस, सब में ही इंडिया का फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा कम है। सो द कंट्री इज 81% शॉर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एट रूरल कम्युनिटी, है ना। प्राइवेट सेक्टर्स भी अकाउंट 63% ऑफ द हॉस्पिटल बैड्स। तो देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स का इतना ज़्यादा इंडल्जमेंट है, लेकिन वो भी अर्बन एरिया में, रूरल में तो काफ़ी ज़्यादा कम फैसिलिटीज़ आपने को देखने को मिलती है, चाहे फिर हम बात करें पॉपुलेशन की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऐसी अगर हम बात करें रूरल अर्बन डिस्पैरिटी की, लोग अट्रैक्ट होते हैं अर्बन एरिया में ज़्यादातर सेटल होना, या फिर डॉक्टर बात करूँ, पेशेंट्स बात करूँ, पेशेंट्स भी जल्दी प्राइमरी हेल्थ केयर ना दिखाते हुए वो पब्लिक में या प्राइवेट में आपके डॉक्टर्स, पेशेंट आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा चले जाते हैं, टाउन्स वगैरह नियर बाय आपके जो सिटी है कोई, है ना। तो इसलिए रूरल इंडिया अकाउंट 70% ऑफ द पॉपुलेशन, बट आपके सिर्फ 30% ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। वहां पे भी कोई डॉक्टर आ रहा है नहीं आ रहा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, सो दिस अगर इसको क्रिटिकल एग्जामिनेशन में देखें ना तो 18 से 20% ही हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज कहाँ पे, विलेज में या फिर आपका रूरल एरिया में, राइट। सो दिस शोज अ ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप ऑफ अ रूरल एरिया की। डिमांड वहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे सप्लाई कम है। आपकी अर्बन एरिया में डिमांड कम है तो वहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। सो प्राइवेट सेक्टर इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन इंडिया, लाइक आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स है उसमें शॉर्ट है। डॉक्टर्स करीब 3000 डॉक्टर्स, या अभी जो रिसेंटली कुछ सर्विस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो डॉक्टर्स का शॉर्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलते हैं आपके ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, राइट। अगर नेक्स्ट हम बात करें लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, लाइक पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ अकाउंट फॉर ओनली 1.2% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, विच इज अबाइसमली लो व्हेन कंपेयर टू WHO रिकमेंडेशन ऑफ 5%। लाइक अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो भी काफी कम देखने को मिलता है। लाइक अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1.2% है, लेकिन आपका WHO रिकमेंड करता है कि ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या GDP, ओवरऑल जो नेशन की GDP है उसका कम से कम 5% जो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज या हेल्थ सेक्टर में तो खर्च करना ही है। तो WHO के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत कम है ये। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसको हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, जिसकी तबीयत खराब है, जिसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो पेशेंट है उसके फैमिली लोग, तो उन लोग क्या करते हैं, हाई आपका जो है ब्याज लेके, लोन में पैसे लेके जो है उसकी तबीयत ठीक कराते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज अवेल कराते हैं, तो पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। सो लाइक 62% ऑफ द एक्सपेंडिचर, दिस इज वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू 13%, मतलब बहुत ज्यादा अपना मतलब कॉस्टली भी हेल्थ फैसिलिटीज अगर देखा जाए कंपेयर टू US में सिर्फ 13% है, UK में 10% है, चाइना में 54% है, लेकिन अपना देखा जाए ओवरऑल पॉपुलेशन का जो खर्चा हेल्थ फैसिलिटीज में है वो क्या है, 62% है। तो मतलब बहुत ज्यादा है, तो हमें इसको भी फोकस करना ताकि चीप हो सके हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट इंश्योरेंसेज, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंसेज मिलते हैं, तो 76% तो इंडिया के लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा है, बिकॉज बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज ही नहीं होता है ना। सो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंसेज जस्ट 32%। लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फोर्सेज पीपल टू स्पेंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। सो हम यहाँ पे देखें तो सिर्फ आपका जो है करीब 2-3 से 5% लोग हैं जिन लोग ने अपना पर्टिकुलर हेल्थ केयर या अपने फैमिली का करवाया हुआ इंश्योरेंस। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो सब भगवान भरोसे चल रहा है, लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट ने भी जो वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इस टाइप से जो थोड़ा सा एक्सीडेंटल डेथ से ये सब जो कवरेज देती है, हेल्थ देती है फैसिलिटी, वो थोड़ा सा बहुत जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, वो भी GDP के रिस्पेक्ट में तो काफी कम है। गवर्नमेंट को भी और आगे बढ़ के जो है आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ड्वेल डिसीज बर्डन बाय द प्रॉब्लम ऑफ मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी, कम्युनिकेबल डिसीज, आपका अच्छे से सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से जो बच्चों की डेथ हो जाती है, फीटल वगैरह जो है उसमें इन्फेक्शन की वजह से, स्टिल
diseases, lifestyle diseases like hypertension, diabetes are also rising. So this situation has been termed as a dual disease burden. मतलब आपका maternal या birth rate भी जो है दिक्कत कर रहा है, still मतलब आपका death हो रही है, मतलब infant mortality में देखने को मिल रहा है ना, और हमारा जो है hypertension या social problems इतनी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे भी जो एज लोग हैं उन लोगों का भी, या इनफैक्ट कई बार तो लोग एज तक की कैटेगरी में नहीं पहुँचते, 40-45 साल के लोगों में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज या है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिलती है. तो ये सब डबल डिसीज वर्जन है. इस सबको हमारा एक वन ऑफ द चैलेंज है जिससे फोकस करना चाहिए. सो लाइफ स्टाइल डिसीज अकाउंटेड हाफ ऑफ ऑल डेथ्स. अगर हम टिल 2015 का डेटा देखें कि करीब 50% आपकी डेथ सिर्फ और सिर्फ एक आपके खराब लाइफ स्टाइल जीने की वजह से जो है लोगों को झेलनी पड़ी. ठीक है. मॉल प्रैक्टिसेस इन द सेक्टर लाइक सेलिंग सब स्टैंडर्ड्स एंड काउंटरफीट मेडिसिन, आपकी जो मतलब अंडर डेवलप्ड या फिर ट्रायल मेडिसिन होती हैं या कोई रिजल्ट वाली मेडिसिन नहीं होती है, उस टाइप का जो है रिजल्ट स्पेसिफिक मेडिसिन ना देते हुए खराब मेडिसिन देना, सब स्टैंडर्ड्स की मेडिसिन देना, ये एक तरीके से मॉल प्रैक्टिस का कारण है. अननेसेसरी हॉस्पिटल एडमिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. तो ये सारे आपके कुछ मेजर चैलेंजेस हैं टुवर्ड्स हेल्थ सेक्टर्स. तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए कि हमें हॉस्पिटैलिटी या फिर बोलना चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन की बेटर मेडिसिन, स्टाफ चाहे हमारा पैरामेडिकल हो, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो या प्राइवेट डॉक्टर्स हो, इंडल्जमेंट हो, या फिर हम बात करें नर्सेज का पेशेंट का रेशियो, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स पे, मेडिसिन पे, इन सब पे हमको वर्क करना चाहिए, फोकस करना चाहिए. वेल द वेल टू डू सेक्शन हैज ऑलवेज रूटेड फॉर हाई टेक मेडिकल केयर. दिस प्रेफरेंसेस हैज नाउ ट्रिकल्ड down the even sub-altered section which lack the where withdrawal to pay for sub-intervention like closer health insurance scheme. like अगर हम बात करें आयुष्मान भारत है ना, ये पूरा हेल्थ कवरेज देती है आपकी ओवरऑल डेथ हार्प्स एंड प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द पुअर लार्जली ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कवरेज देती है इंश्योरेंस का पुअर लोगों को, पुअर हाउस होल्ड्स को. द मोस्ट इम्प्रोवाइजिंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन द बेसिक मेडिकल केयर. Okay, and at least partly influenced by the passionate popular demand for so-called high-quality medical care and best peak the deformity in the healthcare system today. The way this has affected medical manpower and its dynamic also warrants attention. तो ये जो आपका पूरा जो डायनामिक चल रहा है, सिक्वेंशियल नहीं चल रहा है, प्रोडक्टिविटी पे हम वर्क नहीं करते, इन सब पे हमें टाइम टू टाइम फोकस करने की जरूरत है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट लाइक इट टुक 37 years आफ्टर द लैंडमार्क जो भोर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी 1946 में, जिसने हाईलाइट किया था एक सोशल फिजिशियन एज अ की प्लेयर ऑफ इंडियन, जो हमने बात किया था फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो हम सोशल पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देखते हैं, टू फाइनली रिकॉग्नाइज फैमिली मेडिसिन एज अ सेपरेट सो स्पेशलिटी एंड अनदर डिकेड एंड अ हाफ टू एक्यूट द पोस्ट ग्रेजुअल रेसिडेंसी इन फैमिली मेडिसिन. तो ये तो अभी भी अंडर डेवलप है कि इन सब चीजों पे तो है फोकस ही नहीं किया जा रहा. अभी बेसिक जो बोलना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो तो प्रोवाइड हो जाए लोगों को लगता है, लेकिन और फिर लोग जब अगर सोशल फैसिलिटीज लेने लगते हैं ना, या फिर सोशल वेलबींग या सोशल फिजिशियन से मिलते हैं, तो लोग सोचते हैं ये पागल है. मतलब इंडिया में थोड़ा सा अलग ही कल्चर चल रहा होता है. तो इसमें हमारा इंडिया के लिटरेसी लेवल का भी बहुत बड़ा मतलब बोलना चाहिए कि जुर्म है. ठीक है. सो द हाईएस्ट प्रोफेशनल बॉडी रिकॉग्नाइजिंग जो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इटसेल्फ केम टू बी डोमिनेटेड बाय द स्पेशलिस्ट हुज विथ नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम प्राइमरी केयर. जो आपके सेकेंडरी और टर्सरी के लोग होते हैं वही बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं. प्राइमरी या जो रूरल इकोनॉमी या फिर रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनका इंडल्जमेंट काफी कम देखने को मिला है, इसलिए वहां पे वो प्रो सेंट्रिक नहीं होती है. जो अपन बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिसेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेसी जो होती है डिसेंट्रलाइजेशन में, तो ऐसी हमारे हर जो कि मेडिकल स्टाफ है या एमसीआई है, इसको भी डिसेंट्रलाइज मैनर में वर्क करना चाहिए. हर आम के लोगों को रखना चाहिए. तो आपको आपका प्राइमरी केयर के लोग नहीं होंगे तो कैसे वो बता पाएंगे, या सेकेंडरी लोग जो सेकेंडरी हेल्थ केयर के लोग कैसे बता पाएंगे कि ग्राउंड रियलिटी प्राइमरी सेक्टर्स या फिर विलेज लेवल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी चाहिए, क्या सेक्टर या कभी अभी तक ऐसा कैसा चल रहा है पूरा सेक्शन. तो इसीलिए हर जगह से हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग किसी पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट होना चाहिए अगर हम डिस्कशन, कमेटी फॉर्मेशन या डे टू डे डिबेट पे भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो सो देयर इज अ प्रपोजल टू रिप्लेस द एमसीआई, जिसे हम नेशनल मेडिकल कमीशन बोलेंगे, जहाँ पे प्राइवेट लोगों का भी इंडल्जमेंट होगा. अभी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है. तो ऐसे ही हमारा एक नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट आया 2000 आपका 19 में, क्योंकि क्या बात करता है. सो द करंट अपोजिशन ऑफ ट्रेनिंग
Mid-level providers under NCAC Act is another example of how the present power structure is inimical to primary health care. Despite the presence of evidences providing that practitioners of other modern medicines trained through short-term courses, like अगर हम 2 से 3 साल का ड्यूरेशन में जो है कोर्सेज करा दिए जाते हैं providing primary health care through a rural population, and any other proposals in India get robustly opposed by the orthodox allopathic जो आपको कम्युनिटी है, वहीं पे जाना पड़ता है, वहीं पे आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. तो इस पे जो है और फोकस करने की जरूरत है. लाइक अपना जो आयुर्वेदा है ना, यूनानी, होम्योपैथी, तो प्रपोजल है कि ट्रेन किया जाए आपके आयुष मंत्रालय के लोगों को, आयुष के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, फॉर इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो सोवा रिक्वा इस टाइप का जो होता है, जो तिब्बतियन सिस्टम है आपका मेडिसिन का, है ना. सो लाइक आयुर्वेदा इज द मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो मेट इन द सिमिलर अपोजिशंस. अगर हम कुछ इफेक्ट्स देखें, सच मेडिसिनल असिस्टेंट्स एंड नॉन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैव time and again between written off a half-baked quacks who would only endanger the health for rural masses. और बहुत ज़्यादा जो है अगर हम ये देखें, आयुर्वेदिक और ये फिर आपका जो इस टाइप की मेडिसिन है वो आपके रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस होती हैं, अर्बन में नहीं देखने को मिलती है. मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर पे लोग ज़्यादा फोकस कर लेते हैं. तो हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए, हमको इंडिजिनाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम और देशों पे डिपेंड करेंगे तो हमें क्या कराना पड़ेगा, इम्पोर्ट कराना पड़ेगा. फिर एट लास्ट हमारा क्या हो रहा है, कंट्री के तो GDP या ओवरऑल कम हो रहा है ना. तो इन सब पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है. सच क्रिटिसिज्म इग्नोर द फैक्ट दैट दे नेशंस लाइक, जैसे हम बात करें UK की, US की, are consistently training paramedics and nurses to become physician assistants and associates through 2-year courses in modern medicines. तो modern medicines में जो है आपको नॉलेज दिया जाता था. यही जो आयुर्वेदा वाले जो लोग इंडल्ज हैं, उनको भी मॉडर्न मेडिसिन का भी थोड़ा सा कुछ कोर्स, डिप्लोमा टाइप कराना चाहिए. तो ये हमें US UK की यूनिवर्सिटी से सीखना चाहिए. लाइक अगर हम एग्जाम्पल ले, मैनी कंट्रीज लाइक UK, जापान हैज फाउंड अ वे अराउंड द जनरसली इंसेंटिवाइजिंग जनरल प्रैक्टिशनर्स, आपके GP होते हैं जो भाई आयुर्वेद और इन सब चीज़ों से में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट होते हैं. तो पिक्यूनरी और नॉन पिक्यूनरी टर्म्स एंड बेसिकली ये स्ट्रांगली फेवर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे, क्योंकि जो आपका फर्स्ट बोलना चाहिए कि मीटअप है आपका फर्स्ट. अगर आपको तुरंत की तबीयत खराब होती है तो आप नॉर्मल क्लिनिक या छोटे से डॉक्टर से मतलब छोटे क्लिनिक पे जाके, ये नहीं कि बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं सिंपल खांसी जुकाम में. तो ये सब सॉल्यूशन हम आयुर्वेदिक से भी ले सकते हैं. तो इसलिए जो है आपके जनरल प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन करना चाहिए. लाइक UK में होता है, जापान में होता है. विथ इज केयरफुल नरिशिंग विद मैन दैट वाइल अ कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज फॉरवर्डेड पॉजिटिव चेंजेस, राइट. तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. 3 ब्रॉड एरियाज, वही हमारा डॉक्टर्स हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ये हमारे कुछ ब्रॉडर एरियाज हैं. लाइक हॉस्पिटल्स, एक आइवरी टावर है जिसमें कि लोगों का एक तरीके से मंदिर है आज की डेट में, कि लोगों का हेल्थ जो है मुहैया कराई जाती है. वहाँ पे लोगों को अच्छे लोग स्वस्थ होकर घर जाते हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे और फोकस करना चाहिए. दिस कुड हेल्प इन ग्रेजुअली चेंजिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लेमैन एंड रिवर्सिंग जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन सब चीजों को भी कम किया जा सकेगा. फॉर बीइंग अनड्यूली ओरिएंटेड टुवर्ड्स हाई टेक सुपर स्पेशलिस्ट केयर गिवन द करंट ट्रेंड, हाउएवर दिस टुक लाइक अ far-fetched possibility. We need to find a way to adequately empower and enable PCBs, primary cares जो होती हैं, and give them a prominent voice for decision making process pertaining to healthcare facilities. Right? अगर हम नेक्स्ट बात करें primary healthcare professionals who can then fight to keep their enclaves unscattered, कि पूरे जो एरिया है, लोकल एरिया में, गांव देहात में, वो प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी डॉक्टर्स या स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ये लोग जो है फाइट कर सके लोगों से, डिसीजेस से, हेल्थ केयर उनके इश्यूज से. और गेट ऑफ कीपिंग सिस्टम इज नीडेड. सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सच अ सिस्टम दैट जनरल प्रैक्टिशनर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर की वजह से बहुत ज्यादा UK का, जापान का सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है. वहाँ पे जो डेथ रेट है उन सबको टेकल डाउन करने में हेल्प किया है. सो इन व्यू ऑफ द करेंट सिनेरियो, अगर हम इंडिया का बात करें, वन अर्नेस्टली होप दैट दीज की लेसन विल बी रिमेंबर्ड, और हमें इन लेसन को और ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए. तो हमारी ओवरऑल अपॉर्चुनिटी भी यही है कि जैसे अपना नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, जिसने रिकमेंड किया कि एटलीस्ट जो है हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना है, प्राइवेट पब्लिक को भी एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, फोकसिंग ऑन द प्राइमरी केयर की रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा करना है. सेकेंडरी और टर्सरी तो अच्छा कर ही रही है. सो इंडिया नीड टू शिफ्ट फोकस ऑन द सेकेंडरी एंड टर्सरी टू प्राइमरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर शुड बी मेड अट्रैक्टिव टू डॉक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, मेक रूरल सर्विस मैंडेटरी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स.
फोकस शुड बी शिफ्टेड टू प्रिवेंटिव, नहीं क्यूरेटिव नहीं, प्रिवेंटिव की पहले से ही हमें जो है आपका फोकस मतलब शिफ्ट कराना है कि पहले बीमारी हो ही ना। लाइक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो आपका होता है वो इसीलिए होता है कि वो प्रिवेंटिव है, पहले से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है ना, कि पहले से चीजें प्रिवेंट करके रखो कि क्योर तो हो ही ना, है ना। फ्रॉम क्यूरेटिव हेल्थ केयर, हेल्थ रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड दस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्यूरेटिव केयर। जो बाद में जब कोई बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर ज्यादा आपका जो है एक्सपेंडिचर होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। अगर हम बात करें private investment in educational institutions should be encouraged. This would be helped by increasing the number of graduating doctors in a year and address the problem of doctor-patient ratio जो 1 से 1700 चल रहा है आपका, हर एक डॉक्टर कितने 1700 पेशेंट पे अवेलेबल है। तो ये डॉक्टर पेशेंट रेशियो को भी बढ़ाने में आपका प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे ताकि हमारा ये डॉक्टर पेशेंट रेशियो, पैरामेडिकल नर्स असिस्टेंट रेशियो जो है एटलीस्ट WHO के स्टैंडर्ड्स के तो इक्विलिब्रियम में आ ही जाए। नीति आयोग हैज रिकमेंडेड द सेम। नीति आयोग जो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है उसने भी यही रिकमेंड किया है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लाइक आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, नीड टू बी इंक्रीज इंश्योरेंस, जो इससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, आयुष्मान भारत जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए दिया जाता है। हेल्थ फैसिलिटीज अगर अवेल कर रहा है कोई अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ये सब चीजों पे हमें और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस और कवरेज जो है धीरे धीरे बढ़ सके। अ नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क नीड टू बी मेड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इक्विटी, एफिकेसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारे टारगेट्स होने चाहिए। कुछ आपका जैसे कि अगर हम बात करें लिवरेजिंग द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, डाटा एनालिस्ट लाइक बिग डेटा एनालिस्ट की कैसा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, कौन से सेक्टर, कौन से हेल्थ फैसिलिटी हमें ज्यादा प्रोवाइड करनी है, ये सब चीजों का काम कैसे होता है। डाटा एनालिटिक्स या फिर और दूसरे टर्म्स में इजी लेमन लैंग्वेज में बोलूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ट्रैक करता है पेशेंट के डेटा को, उसके ट्रीटमेंट के प्रिस्क्रिप्शन को कि वो क्या क्योर हो चुका है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, इम्यून हो चुका है कि नहीं। तो ये सब चीजों पे हमें डाटा एनालिटिक्स का पार्ट को फॉलो अप करना चाहिए। सो इन अ नटशेल अगर हम बात करें, इंडिया नीड अ होलिस्टिक अप्रोच टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। दिस इंक्लूड एन एक्टिव कोलैबोरेशन, चाहे फिर वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इंडिविजुअल हो, सबका एकजुट होकर कोलैबोरेशन जो है अच्छा होना सबसे मेन पार्ट है। चेंजिंग डिसीज पैटर्न फ्रॉम कम्युनिकेबल टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज बीइंग विटनेस्ड एंड इज एक्सपेक्टेड ऑन ओनली राइज इन फ्यूचर। हैंस मोर डायनेमिक एंड प्रोएक्टिव अप्रोच आपकी दोनों ही जो आपका जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है डिसीजेस का या फिर आपका केसेस का, वैसे ही इंडिया को भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे तरफ प्रोसीड होना चाहिए। कोऑपरेशन होना चाहिए सेंट्रल स्टेट का, जैसे कि हमने देखा कि सब कुछ स्टेट बनाती है, स्टेट अपनी रेगुलेशंस कर दे तो सेंटर को भी साझेदारी, सेंटर को आपका जो सेंट्रल स्टेट स्कीम्स होती है आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम स्पॉन्सरशिप करनी चाहिए टू बी प्रमोटेड पॉलिसी मेकिंग एंड एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस लाइक आपका यूनिवर्सल हेल्थ केयर टू कैटर द हेल्थ ऑफ आपका पब्लिक एंड एलिमिनेटिंग द मॉल प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्ट इन द सिस्टम विद इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सो दीज आर द मेजर वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। अगर हम बात करें तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन अ नटशेल आपसे पूछा जा सकता है कि हमें इन फ्यूचर क्या करना चाहिए। अगर आप कहीं के SGM है, DSP है, तो आप क्या करेंगे आपके रूरल विभाग में, है ना। कई बार एथिक्स में भी ये सब टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप यही पॉइंट्स वहां पे भी जो है लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर हमने काफी अच्छे से चीजें समझी कि हेल्थ केयर के क्या इश्यूज हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन के क्या इश्यूज हैं, है ना, प्रॉब्लम्स क्या, कहाँ पे जो है आपकी बेसिकली प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है, ये सब चीजें हमने आज के लेक्चर में फोकस किया। आई होप आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारी तरफ से यही हेल्प करिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा इस प्लेटफॉर्म, हमारी इस कोर्सेज सीरीज के बारे में लोगों तक जो है बताइए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, जो कि आप अपने तरफ से कर सकते हैं फॉर अस। थैंक यू। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।